दृष्टि क्विक बुक के सामान्य विज्ञान के समरी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो क्विक बुक हैं उनको समराइज़ कर रहे थे और बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिज़िक्स में हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां ध्वनि है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के बेस पर कि इंफ्रासोनिक क्या है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, उनके उपयोग क्या होते हैं। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ध्वनि की चाल कैसी होती है, अलग अलग माध्यमों पर ध्वनि का प्रभाव कैसा पड़ता है। फिर इसके कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तीव्रता, प्रबलता, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें कई आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, जैसे तारत्व क्या है, गुणता क्या है, और डॉपलर प्रभाव क्या है, ध्वनि का अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या अनुनाद, व्यतिकरण, ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। तो ध्वनि चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खास बात यह है कि आप देखेंगे कि अगर इसका प्रैक्टिस सेट उठा के देखें तो इतने क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, अबाउट 42 क्वेश्चंस इसके पीछे प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। तो ये दिखाता है कि इस चैप्टर से ही कितने सारे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी फेवरेट सेगमेंट है कमीशन का ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं ध्वनि क्या है। तो ध्वनि, पहली बात तो ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। तो तरंग के रूप में आती है, तो यानी कि तरंग हम लोग चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। तो तरंग का मतलब ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो बड़ी सीधी सी बात है कि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव से, है ना। तो इसमें जो है जो संपीड़न होगा और विरलन होगा, इसके जरिए जैसे स्प्रिंग की तरीके से होती है गति, और जो यांत्रिक थी उसमें हमने देखा था इस तरीके से होती थी। तो अब चूंकि अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यांत्रिक तरंगें हैं, तो हमने आपसे क्या कहा था कि जो यांत्रिक तरंगें होंगी उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे ये ध्वनि है, ध्वनि के जरिए ही हम सुन पाते हैं। जहाँ माध्यम ही नहीं होगा क्या वहाँ हम सुन पाएंगे? नहीं। अगर आप चांद पे चले जाएं तो क्या आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि जब वहाँ सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। बाकी किसी भी माध्यम में, हथौड़ा मारिए लोहे पे, कान लगा के सुनिए, आपको सुनाई देगा। पानी में आप आवाज़ सुन पाएंगे, गैस में तो आप रहते ही हैं तो उसमें भी आप सुन पाएंगे। तो तीनों माध्यम में ध्वनि जो है वो संचरण करती है, जैसा कि अनुदैर्ध्य तरंगों का गुण होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग है ये, लेकिन निर्वात में ये संचरण नहीं करेंगी। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अवश्रव्य, एक है श्रव्य, और दूसरा है पराश्रव्य। तो इनको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन माइंड में रहता है ना। तो एक होता है जिनको हम बहुत कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से नहीं सुन पाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें सुनाई देता है, और एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो जाता है तो फिर हम उसको सहन नहीं कर सकते, उसको नहीं सुन पाते हैं। तो अब मुझे बताइए कि इसको याद कैसे करेंगे। तो तीनों को याद करने के लिए 2 जो है नंबर्स याद कर लीजिए। एक 20 याद कर लीजिए और एक 20,000 याद कर लीजिए। अब चूँकि जो लगाया जाता है, तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज़ में। तो यही अगर आपको 2 अंक याद हैं, 2 संख्याएं 20 और 20,000, और हर्ट्ज़ ही लगाना है, जेड मैंने लिख दिया हर्ट्ज़। तो 20 हर्ट्ज़ से कम होगा तो आपका इंफ्रासोनिक होगा। 20 से 20,000 के बीच में होगा तो ये ध्वनि आप सुन सकते हैं, ऑडिबल होगा। और अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो गया तो वो कैसा होगा? अल्ट्रासोनिक होगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। क्यों, कौन कौन सी? तो पहला मैंने बताया आपको इंफ्रासोनिक, दूसरा श्रव्य तरंगें, और तीसरा पराश्रव्य तरंगें। तो इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, पहला क्वेश्चन तो आपका ये याद हो जाना चाहिए। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो इंफ्रासोनिक होगी वो 20 हर्ट्ज़ के नीचे की आवृत्ति होगी, हमने अभी जान लिया। क्योंकि इतनी ये कम आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं तो इसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, और इन तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है अधिक होता है। तो मैं ध्वनि तरंग तो यहाँ नहीं बना पा रहा क्योंकि आपको अच्छे से उतना नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको ऐसे में आपको दिखा दे रहा कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका तरंगदैर्ध्य हुआ। जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, तो ये बात मैं बताना चाह रहा था। और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, ये आपको समझाना चाह रहा था। तो ये क्या होगा? तरंगदैर्ध्य इनकी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी इनकी कम है। तो क्या होगा कि उन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है।
जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन, उनके उल्का पिंड हैं, तो ये जब उत्पन्न करेंगे तो उनसे अवश्रव्य तरंगें पैदा होती हैं, लेकिन को मनुष्य जो है इनको नहीं सुन पाते हैं। अगला देखते हैं ऑडिबल वेव्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य है वो किस आवृत्ति की तरंगों को सुन पाता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को वो सुन पाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, इनके तो बड़े उपयोग हैं। तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति, उन्हीं को कहेंगे पराश्रव्य तरंगे। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि बहुत इनका जो है फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, कुछ होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी को पहचान लेते हैं। इसको निकाला कैसे जा सकता है, तो इसका जो है गाल्टन सीटी आती है, अगर उसमें देखा जाए तो उसके जरिए उत्पन्न किया जा सकता है। इसको साइलेंट विसिल भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है वो कुत्तों को प्रशिक्षण में किया जाता है, क्योंकि कुत्ते जो है इसको पहचान लेते हैं, इसलिए उनके प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और चूंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें फोटान ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो क्या है कि अत्यधिक आवृत्ति के कारण इसमें अधिक ऊर्जा होती है ना। तो छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण एक पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक इनको भेजा भी जा सकता है। तो इनके इस गुण के कारण इनका उपयोग बहुत है। तो वो उपयोग कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो यूज़ हैं इनको लेकर सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो पहला तो इसका है सोनार टेक्नोलॉजी में। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए समुद्र में अगर कोई चीज़ खो जाए तो नौवहन में देखा जाए तो पनडुब्बियों का के जरिए सोनार का प्रयोग किया जा सकता है। तो सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, कीमती कपड़े, वायुयान, घड़ी के पुर्जों से धूल हटाने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और भी अलग अलग जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, तो उनमें जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, इकोकार्डियोग्राफी है, सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि सोनोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी में आपकी यही अल्ट्रासाउंड वेव्स का, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड नाम ही रखा हुआ है, ठीक है। कीड़ों को नष्ट करने में इनका उपयोग होता है, छिपी वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, द्रव को गर्म करने में, तो इन सब में इनका उपयोग होता है। तो इनका एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे कि एक आपको आइडिया लग सके कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ होता है। अब ध्वनि की चाल कैसी होगी, ये बात एक बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि जब माध्यम बदलेगा तो ध्वनि की चाल बदल जाएगी, ठीक है। और जो इसकी माध्यम की कठोरता है, प्रत्यास्थता, और उसकी जो डेंसिटी है, वो दोनों चूंकि चेंज होंगी तभी ये जो है दाब वो बदलेगा तो नहीं, जो प्रत्यास्थता और घनत्व है वो अगर बदलेगा तो ये जो है इनका जो माध्यम है अगर उसमें चेंज हो रहा है तो ध्वनि की चाल भी अलग अलग हो जाएगी। तो आइए देखिए, एक टेम्परेचर मान लिया गया फिक्स, क्योंकि भाई टेम्परेचर भी बढ़ेगा घटेगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। अभी एक एक करके देखेंगे कि ताप, दाब, गैस, घनत्व, आर्द्रता, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, तो ये अलग से देख लेंगे ना, तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो अभी एक फिक्स टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी। तो इतना जितना लिखा है अब आपको याद तो नहीं हो पाएगा, तो एक आइडिया लगा लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पे है, आपकी एल्यूमिनियम में है जो कि ठोस है ना। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको और कर दूँ, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना इसमें। तो सबसे कम कहाँ दिया है, गैसों में। तो ऐसे याद कर लीजिए कि सर्वाधिक जो गति होगी ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी, उसके बाद गैस में होगी। यानी कि बढ़ती गति देखें तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, गैस से अधिक द्रव में, द्रव से अधिक ठोस में। तो एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि जब रेल की पटरी पर कोई काम चल रहा हो, कोई हथौड़े से यहाँ पीट रहा हो, तो अगर दूर से यहाँ से कान लगा के सुना जाए तो इसकी आवाज़ हमें 2 बार क्यों सुनाई देगी कानों में। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ लोहे से जब आवाज़ आएगी उसके कानों में, अगर उसमें कान लगा के सुनेंगे तो वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोहे की चाल जो है वो अधिक है ना। और जो वायु से होकर ध्वनि आएगी वो थोड़ा देर में आएगी। क्यों? क्योंकि आप वायु की चाल देख रहे हैं वो कम है। तो अब इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे की पटरी पर दूर से अगर कोई हथौड़ा मारा जाए, दूर से कान लगा करके सुना जाए, तो आपको 2 आवाज़ें सुनाई देंगी। तो एक आवाज़ पहले आ गई लोहे के जरिए और बाद हवा के में जो आई आवाज़ वो बाद में आई, तो इसलिए आपको 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया कि कैसे दोनों की अलग अलग स्पीड है ध्वनि का। तो इसमें एक आपको क्रम बना के दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ अगर पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात क्लियर है कि एक माध्यम से दूसरे में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है।
तो ध्वनि की आवृत्ति वही रहती है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तरंगदैर्ध्य पर करती है, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। अब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। किसी पिंड की चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो इसको सुपरसोनिक कहेंगे, और पिंड की चाल अगर 5 मैक से अधिक हो तो इसको हाइपरसोनिक कहेंगे। तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक आपने रॉकेट मिसाइल वगैरह सुना होगा जो मैक की गति से नापी जाती है। अब समझिए कि अगर कोई पिंड या रॉकेट जो है एक मैक संख्या से तेज यानी कि आपकी सुपरसोनिक ध्वनि से गति पैदा करता है तो अपने पीछे वायु में एक कोनिकल विक्षोभ पैदा करता है, शंक्वाकार। तो इस विक्षेप को कहते हैं प्रघाती तरंग। तो ये पूछा गया है कि जब ये इतनी स्पीड में उड़ेगा तो शंक्वाकार क्या विक्षोभ पैदा करेगा? तो प्रघाती तरंग। ठीक है, जैसा जेट लड़ाकू विमानों द्वारा जो प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं तो इमारत के शीशे वगैरह तक वो चटका देती हैं। और इनको ध्वनि बूम भी कहते हैं, सोनिक बूम भी कहा जा सकता है। तो जो टर्मिनोलॉजी वहाँ पर आए आप उसको देख सकते हैं। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। अब एक एक करके हम लोग प्रभाव देखेंगे कि ध्वनि की चाल पर ताप का, दाब का, गैसों का घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो चाल पर क्या असर आएगा, है ना। तो समझिए कि किसी ताप का माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ सिंबल के माध्यम से बना भी दिया है कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये बताया गया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वायु जो टेम्परेचर है बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो इससे हम लोग निकाल भी सकते हैं उसकी स्पीड कितनी घड़ी बढ़ी अगर टेम्परेचर पता हो वहाँ का। तो सामान्य दशाओं की बात करें तो समुद्र तल के निकट ताप जो है अधिक होता है और ऊंचाई पर ताप कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा? कम होता जाएगा। तो क्षोभ मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ ध्वनि का वेग भी घटता जाएगा, यानी कि ध्वनि का वेग जो नीचे होगा उससे कम ध्वनि का वेग ऊपर होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 का जो मान होगा वो समुद्र के निकट मैक संख्या 1 के मान से कम होगा। ठीक है, यानी कि नीचे स्पीड ज़्यादा होगी ध्वनि की, ऊपर स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। दाब का प्रभाव। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ताप समान रहे तो गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैसों में ध्वनि की चाल कैसे रहती है? तो गैसों में आपने देखा कि गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। तो सबसे न्यूनतम वेग किस में रहता है? गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका एक डेटा है। अलग अलग गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है क्योंकि घनत्व का भी असर आता है। तो हल्की गैस में ध्वनि की चाल जो है ज़्यादा और भारी में कम होगी, यानी कि अगर हल्की गैस होगी तो ध्वनि की चाल जो है ज़्यादा होगी और अगर भारी गैस होगी तो चाल कम होगी। घनत्व क्या क्या प्रभाव आएगा? तो घनत्व में उल्टा प्रभाव है। जो ध्वनि का वेग है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का वेग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब कठोरता, तो ध्वनि का वेग कठोरता के वर्गमूल के समानुपाती जबकि घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि समान प्रत्यास्थता के दो अलग अलग माध्यम हो तो जिसमें घनत्व कम होगा ध्वनि का वेग अधिक होगा। ध्वनि का चाल जो है वो गैसों के घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए और इसको समझते हैं थोड़ा। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होगी। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा, याद भी रहेगा। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? ये अक्सर कर पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ भी घनत्व वाला इफेक्ट है क्योंकि जलवाष्प का घनत्व जो है वो शुष्क वायु यानी कि जो बिना आर्द्रता के जो वायु है उसके घनत्व से कम होगा। इसलिए जब नमी युक्त वायु का घनत्व भी शुष्क वायु से कम होता है तो जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आप बारिश में देखें, कोहरे में देखें, अगर आप कोई आवाज़ करें तो आपको दूर तक सुनाई पड़ेगी। किसी माध्यम के वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मतलब कोई स्पीड में मोशन में है कोई चीज़ तो वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और वेग की विपरीत दिशा में हो तो चाल घट जाती है। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे साउंड की, तीव्रता और प्रबलता की, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस की। तो ये लाउडनेस क्या है? तीव्रता ये है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और प्रबलता जो होती है तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ध्वनि तीव्रता क्या है? एक भौतिक राशि है। इसका SI मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर
और इसका जो सामान्य प्रयोग हम लोग करते हैं वो बेल में करते हैं, डेसिबल इस तरीके से ना। तो बेल का जो 10वां भाग होता है उसी को कहते हैं डेसिबल। तो डीबी इसका सिंबल होता है, इसी को हम लोग जानते हैं। जो ध्वनि की तीव्रता है ध्वनि तरंग के आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। तीनों के अनुक्रमानुपाती हुई, आयाम, आवृत्ति और घनत्व के। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अगर लंबी बांसुरी से कोई आवाज़ की जाए तो बड़ा तरंग दैर्ध्य निकलेगा, और निम्न आवृत्ति की, जब तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। और छोटी बांसुरी से अगर निकाला जाए तो छोटे तरंग दैर्ध्य की उच्च आवृत्ति की तरंगें होंगी। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि छोटी बांसुरी बजाई जाए तो उच्च आवृत्ति की तरंगें निकलेंगी कि बड़ी बांसुरी से, तो छोटी बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें निकलेंगी। ठीक है। अब हमसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर दो लोग सामान्य बातचीत कर रहे हों तो वो कितनी, मतलब उनकी ध्वनि की तीव्रता कितनी है डेसिबल में। तो कभी 30 दे देंगे, कभी 35 दे देंगे, कभी 40 दे देंगे। तो लगभग 30 से 40 के बीच में होती है साधारण बातचीत। अगर दो लोग लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि दो लोगों में लड़ाई हो रही जोर जोर से तो कितनी होगी। तो भाई जितना चिल्ला ले वो तो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य जो जोर से बातचीत होती है वो 50 से 60 डेसिबल। मोटर वगैरह 110 डेसिबल तक का, सायरन 110 से 120 डेसिबल का शोर करते हैं, और जेट विमान 140 से 150, यंत्र कारखाने जो हैं वो 100 से 120 तक शोर करते हैं। अब देखिए यहीं पर आ गया कि रेल की पटरी पर हथौड़े द्वारा आवाज़ करने पर कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों को रखकर उन्हें सुना जाए तो 2 बार आवाज़ सुनाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका कारण क्या होता है कि ठोस में ध्वनि जल्दी आएगी और वायु में ध्वनि कम आएगी। इसके बाद आता है तारत्व। तारत्व क्या है? तारत्व है पिच। इसको आसान भाषा में समझिए। ध्वनि को मोटा पतला कैसे होता है, किसी की आवाज़ मोटी हो, किसी की आवाज़ पतली हो, तो जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज़ जो है पतली होगी। अब समझ में आ गई बात। पिच मतलब क्या है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि तारत्व के कारण ही ध्वनि को मोटा अथवा तीक्ष्ण कहा जाता है। तो ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है, ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब सीधे से कहा जाता है कि ज़्यादा अगर तारत्व है तो स्त्री और बच्चे की आवाज़ जो है उनकी आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतले होने का कारण है। ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग है वो आपको दिख रही होंगी, जो उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग है वो भी आपको दिख रही होंगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है किसकी कम आपको समझ में आ रही होगी कि जो निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जो उच्च तारत्व की ध्वनि की तरंग है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। गुणता क्या है? तो अगर कोई 2 वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जा रहे हैं तो जो उनमें ध्वनि का अंतर पहचान ले वही कहा जाता है गुणता। और इसी के जरिए जो है आपका जो है एक एकल आवृत्ति अगर देखा है उसको टोन कहते हैं, और उनसे अगर मिश्रण से कोई ध्वनि निकाली जाए उसको स्वर कहते हैं। तो आपकी सारे गामा पाधा नी जो निकाली जाती हैं, देखिए बड़ी साइंटिफिकली आप देखेंगे कि इनके हर्ट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना कि इसमें सब की जो आवृत्ति है वो अलग है। जब आप गाएंगे सा रे गा मा पा धा नी तो इनकी फ्रीक्वेंसी इसमें निकलेगी 265 हर्ट्ज, 294 हर्ट्ज, 330 हर्ट्ज, 349 हर्ट्ज, 392, 440, 449। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती नजर आएगी। तो एक बार तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि सा की पूछ लिया था ये आवृत्ति कितनी होती है, 265 के बजाय उसने 256 कर दिया था। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई छोटी सी बात है और 7 सुरों का यहीं से उद्गम है, तो एक बार आपको याद करना चाहिए इसको। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर प्रभाव ये है कि रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए आती है तो उसकी जो ध्वनि है तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है, जो दूर जाती है तो उसकी आवाज़ मोटी होती प्रतीत होती है। इसी प्रभाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। तो सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, तो इसे कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। अगला देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन एक रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो इसमें यह होता है कि जो ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन बड़े आकार के रोधक पृष्ठ की आवश्यकता होती है, जैसे पहाड़ दीवार वगैरह। तो ये परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, वापस लौट के आती हैं, तो उनको हम फिर से सुन पाते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि ये होती है जैसे कहीं आवाज़ अगर लड़ के जाए और वापस लौट के आए। जैसे आप कहीं बोल रहे हो किसी जगह पे गुफा में या कहीं ऐसे पर्वत पहाड़ के पास,
तो वो वापस लड़के आपके पास आए, आपको सुनाई दे, तो कितना समय लगेगा। तो ये देखने के लिए कितनी दूरी से आप सुने तो आपको सुनाई देगा, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, इको। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना जो होती है लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, है ना। यानी कि इतना तो कम से कम समय होना चाहिए। और एक बात और होना चाहिए कि लगभग 17 मीटर की दूरी भी होनी चाहिए। अगर आपको प्रतिध्वनि सुनना है तो आपको कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसमें टेम्परेचर भी आपका होगा। तो इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकंड है। तो ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी जो होगी 346 मीटर पर सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 34.6 मीटर आएगा। तो जाने और आने में इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कभी 16.5 भी एग्जाम में दिया है, तो 16.5 17, लेकिन 17 मीटर लगभग दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 16.5 17.5 ऐसे बोल दे, 17 के आसपास, तो आप उसका उत्तर देंगे। तो प्रतिध्वनि के जरिए ही समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि माप सकते हैं, क्योंकि पता चलेगा ना कि जितनी देर में लौट के आएगी तरंग तो पता चल जाएगा कि हाँ इसकी दूरी इतनी है। सोनार जो है ध्वनि के इसी गुण पर आधारित है, इसी के जरिए पता चलता है सोनार टेक्निक में। जो चमगादड़ भी होते हैं वो इसी पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं और उसके बाद इसी प्रतिध्वनि के जरिए ही उनको पता चलता है कि सामने क्या है। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे अनुरणन। ये अनुरणन क्या है? किसी कमरे में गाना गाइए, आपकी आवाज़ गूंजने लगे, तो खाली कमरा होगा तो, और किसी कमरे में पर्दे उर्दे टंगे हों उसमें गाइए, तो क्या आपको ऐसा सुनाई देगा? नहीं। तो यही है अनुरणन। तो इसको रोकने के लिए संगीत कार्यक्रम वगैरह जहाँ होते हैं तो हाल की दीवारों में उनको ऐसा बनाते हैं कि वो ध्वनि तरंगों का अवशोषण कर ले, और फर्श पे कालीन उलीन इसलिए बिछाई जाती है, पर्दे उर्दे लगाए जाते हैं। क्या ध्वनि का अपवर्तन होता है? तो हाँ, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, इसका एक आप समझ सकते हैं कि अगर ठंडी रात में ध्वनि दूर तक स्पष्ट सुनाई देती है, दिन में देखा जाए तो कम दूरी तक सुनाई दी जाती है। तो एक फिगर भी यहाँ बना समझाया गया है। ठीक है, तो इनका जो है अपवर्तन ध्वनि का होता है। रिजोनेंस क्या होता है? ध्वनि का अनुनाद क्या होता है? तो ध्वनि का अनुनाद ये होता है कि जैसे कोई वस्तु जो प्राकृतिक आवृत्ति, कार्यरत आवृत्ति बल की आवृत्ति के बराबर होती है तो कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है, परिघटना अनुनाद कहलाती है। जब किसी ध्वनि की आवृत्ति ध्वनिक प्रणाली जो है कि प्राकृतिक आवृत्ति से मेल कर जाती है तो ध्वनि तरंगों का आयाम बढ़ जाता है, इस परिघटना को ध्वनि का अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण जो है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ये क्या होता है? तो इसको आप समझिए कि जहाँ लगातार स्पीकर, कई ढेर सारे स्पीकर लगे हों, आप जाते होंगे अक्सर मेले वगैरह में, तो आपको स्पीकर भले लगे हों आमने सामने, कभी कभी लगता है कि यहाँ आवाज़ कम सुनाई दे रही है, और कभी कभी वही सेम चीज़ लगे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो कारण क्या होता है ना, ये व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जब दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, फिर से पुनर्वितरित हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है व्यतिकरण। दो तरीके से होगी ये, कंस्ट्रक्टिव भी होगी और डिस्ट्रक्टिव भी होगी। तो कंस्ट्रक्टिव होगी तो क्या होगा, आवाज़ तेज सुनाई देगी। डिस्ट्रक्टिव होगी तो क्या होगा, आवाज़ धीमी सुनाई देगी। तो इसलिए आपको कभी भी संगीत कार्यक्रम में विभिन्न स्पीकर की ध्वनियों का व्यतिकरण होता है, तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम सुनाई देता है। ध्वनि का क्या विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन? हाँ, होता है। अगर ऐसा ना होता तो आपको कमरे में बैठ के कोई चीज़ सुनाई नहीं देती। वो आवाज़ आती है और पूरी दीवार भी हो तो दीवार से जहाँ भी उसको स्पेस मिलता है, चूँकि ठोस से भी आ सकती है और वो घूम के भी, जो आपका अगर देखा जाए तो बगल कोई बोल रहा हो तो इधर से आपका दरवाज़ा खुला हो उधर से आपको आवाज़ आती हुई प्रतीत होगी ना, तो आपको सुनाई देगा। तो वो क्या होती हैं कि जब अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों से आगे मुड़ करके बढ़ती हैं। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसको कहा जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो है अगर ध्वनि है तो प्रदूषण कहलाएगी। हालांकि इसमें WHO ने जो माना है वो 45 डेसिबल है, किसी नगर का जो प्रदूषण स्तर है। तो मृदु ध्वनि, प्रबल ध्वनि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी के जरिए आपको समझाया गया है। तो इस तरीके से हमने ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अब इसके बाद इसके अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 42 क्वेश्चंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।